हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय के चौधरी। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और अपना शायद फर्स्ट लेसन हो गया था और अब पढ़ रहे हैं अपन सेकंड लेसन। सेकंड लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपने सेकंड जो लेसन है वो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य। उसमें फर्स्ट चैप्टर अपना जो उसका पार्ट फर्स्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। अब इसमें अच्छे से जानेंगे। देखो, ये जो मूल अधिकार हैं अपन एक दो वीडियो एक दो क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज मैं कुछ नया भी लाया हूँ आपके लिए, स्लाइड वगैरह बनाई है मैंने। तो पढ़ते हैं कि एक एक चीज़ पढ़ेंगे। मूल अधिकार किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है। तो अनुच्छेद 12 का अपन को पता नहीं चलता, 13 का पता नहीं है। तो इसलिए आपकी जो ट्वेल्थ की बुक है, ये वीडियो सिर्फ और ट्वेल्थ क्लास के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ ट्वेल्थ क्लास की बुक पर आधारित है। स्कूल लेक्चरर्स जो अपन ने सीरीज चलाई थी वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो उसमें मूल अधिकार बहुत विस्तृत लेवल में एक एक बहुत डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। अब ट्वेल्थ वाली बुक में तो इतने डेप्थ में है नहीं, इतनी डीपली है नहीं, बस उनका एक परिचय दिया गया है ऐसे मानो। तो अपन पढ़ते हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। देखो, मूल अधिकारों का अर्थ यह है कि नागरिकों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कौन सा होता है? वही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास ही क्या है ना, सर्वांगीण विकास है। तो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के विरुद्ध संविधान से प्रदत्त अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, पहला तो है किसके लिए ये मूल अधिकार है? किसके लिए? नागरिकों के लिए है। ठीक है ना, किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, क्योंकि इसी से वो नागरिक अपना स्वांगीण विकास कर सकते हैं। और फिर ये बात है कि मूल अधिकारों का वर्णन देखो संविधान में किया जाता है, संविधान प्रदत्त होते हैं और राज्य के विरुद्ध मिले हुए होते हैं, है ना। राज्य के विरुद्ध, क्योंकि हनन कौन करता है? राज्य करता है। आगे बताऊंगा आपको कि राज्य जो अनुच्छेद 12 में है ना, कि राज्य क्या है ना। तो बस यहाँ ये जान लो कि मूल अधिकार है क्या, कि इनका वर्णन संविधान में है, ये किनके लिए? नागरिकों के लिए है। किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। राज्य इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसी मूल अधिकारों को परिभाषित करते हुए अपने एक न्यायाधीश सुप्र उन्होंने कहा है, संविधान में मूल अधिकारों का रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। देखो कितनी अच्छी बात कही है सुप्र ने। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या था? नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था, है ना। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब देखो कि मूल अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए आवश्यक हो गए, नागरिकों के लिए अनिवार्य हो गए, है ना। तो मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व अगर आपको पूछे तो आंसर ये देना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। देखो, मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। ये लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। ठीक है ना, मूलभूत आधार है, ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब देखो कि अनुच्छेद, अगर किसी व्यक्ति, यानी कि सरकार स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा मैं ये, तो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 जब पढ़ेंगे आप तो उसमें जानोगे सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें जारी करता है। उसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 226 में जो हाईकोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय हैं राज्यों के, वो भी 5 रिटें जारी करते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है।
फिर है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक है, अर्थात शासन अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करे उस पर रोक लगा देता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष या मान लो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से कानूनों वो स्वेच्छाचारिता करे कि यही कानून है, जो मैं कह रहा हूँ वही कानून है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो था स्वेच्छाचारी शासन, अपनी मर्जी का शासन। तो इस पे क्या रोक लगाता है, क्योंकि राज्य मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। फिर है न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन हो जाता है, तो बताया मैंने अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकारों के हनन पर। फिर लोकतंत्र के आधार स्तंभ है ये लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र क्या, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये लिंकन ने दी थी परिभाषा, यानी कि लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रताएं होती है, व्यक्ति समाज में समानता होती है, लोक कल्याण की भावना होती है ना। तो इसका आधार स्तंभ है मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार नहीं होंगे वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि फिर वहाँ स्वेच्छाचारी शासन अपनाया जा सकता है। सरकार अपनी इच्छा से कोई भी कानून बना सकती है जिससे मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। तो ये मौलिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ है कौन है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फिर है समानता के कारक। देखो मूल अधिकारों में अगर आप अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, यानी कि ये समानता के तत्व हैं, कारक हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने जाना कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके कारण पड़ी, क्यों पड़ी, इनके कारण पड़ी है। ठीक है, और मूल अधिकारों का महत्व क्या है, महत्व और आवश्यकता आप ये याद रखोगे। ठीक है, आपकी क्वेश्चन आ सकता है छोटा 2 नंबर का है, 4 नंबर का, कि मूल अधिकारों की आवश्यकता है, महत्व को बताइए। तो फिर आप ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आगे मूल अधिकार। अब देखो ये तो आप रट ही लेना। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, अर्थात वहाँ से लिए गए। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट है कि लोग बाग अपन को ये पढ़ाते हैं कि मूल अधिकार अपन ने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि वहाँ के नागरिकों के अनुसार उन्होंने दिए, अपने नागरिकों के अनुसार, अपने समाज के अनुसार हमने दिए। लेकिन जो मूल अधिकारों का कंसेप्ट सबसे पहले लाया था, यानी सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार किसी देश ने दिए थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में वर्णित किया था। यानी कि वर्णन किस मौलिक अधिकारों का किस देश ने सर्वप्रथम किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। तो और देशों ने अपनाया, वो कहाँ से पढ़कर अपनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसीलिए नॉर्मली कह देते हैं कि अपन ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित हैं तथा वहाँ से लिए गए। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और है ना, हुआ था ना, अपना भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे, है ना। तो ये तो अपने संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित हुआ, 26 नवंबर 1949। ठीक है, मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना में। याद रखना, अंगीकृत अधिनियमित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, फिर है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी, 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि इसको मूल अधिकारों की सूची से तो हटा दिया है। कौन से संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और जोड़ कहाँ दिया है, वैधानिक अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया है। आपको बस ये याद रखना, 44वें संविधान संशोधन। देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सन में देखो 1978 है और ये 44 है, 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो लास्ट में कितना है, 8। अगर 42वां पूछे
कितना 42वां पूछे 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 1976 आएगा। और 44वां पूछे 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, लास्ट में कौन सा सन आएगा 8, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बहस 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है ना। तो संविधान देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं कि मूल अधिकार भाग 3, देखो 3 और यहाँ 3 है, ठीक है, तो भाग 3 और इस 3 को अगर ए बनाते हैं, जैसे आगे देख रहे हो ए है ना, तो फिर कौन निकल के आता है अमेरिका। तो दोनों यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भाग 3 और ऐसे ही 3 से ए बन जाता है तो अमेरिका से लिए हैं। उसी प्रकार 12 से 35, तो गिनती बोलो 1 2 4 सॉरी 1 2 3 4 को खा जाओ और 5 कंटिन्यू चल रहा है ना, 1 2 3 4 नहीं 5, तो 12 से 35 आ जाता है। उसी प्रकार अगर अपन इस 2 में वो इस 2 को इस 5 से जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितनी आएगी संख्या 7 आएगी। और अगर इस 2 को सॉरी इस 1 को 5 से जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 6 आएगी, कितनी आएगी 6 आएगी। तो वर्तमान में कितने हैं 6 हैं। तो आगे देखते रहिए, अब आगे चलते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है 6। वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो अगर इस याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। पहले लिखना से, फिर उस से को आधा कर देना, फिर है ना, फिर लिखना सो और ध, ठीक है, शोध रिसर्च करते ना शोध वो, फिर इस से के ऊपर बिंदी, से के ऊपर बिंदी, यानी ये से आधा से, फिर सो, फिर धा और फिर से और से वाला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है सेफ और समानता का। तो मैं आपको बता देता हूँ 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। समानता का मूल अधिकार है जो वर्णित है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, याद कर लेना इनको बहुत अच्छी तरह, आर्टिकल पूछ लेते हैं। स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन सा है 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 28 से लेकर वो सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो समानता का कहाँ से कहाँ तक है 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन कब से 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कितनी रिटें जारी करता है। जब 32 पढ़ेंगे तब बताएंगे 5 रिटें कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिटें जारी करता है। अब यहाँ ये पॉइंट है ना, इस पे आप थोड़ा सा गौर कर लेना, इसको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है कौन सा ये वाला, ठीक है, ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। किसमें था वर्णित 31 में। अब यहाँ देखो 29 और 30 था, 31 चला गया था, 31 को खा गए थे ना, तो 31 में कौन सा था संपत्ति का मूल अधिकार। जो यहाँ देखो गलती, इस टाइपिंग होने में गलती हो जाती है, यहाँ कितना है, यहाँ 4 आएगा 44 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, हाँ, तो ये आ गया है ना। और टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो अदरवाइज न ले। तो संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे 44वें 42वां याद मत कर लेना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो भाई 44वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था 1978 द्वारा। इसे हटाकर इसे अनुच्छेद 31A के अंतर्गत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और उसे 300A के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। यानी मूल अधिकारों की सूची में अब संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। फिर है आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो अनुच्छेद 12। अब यहाँ से बहुत अच्छे से स्टडी करो कि देखो अपन ने एक विशेषता भी पढ़ी थी कि मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि राज्य है क्या,
क्यों मिले हैं अपन को राज्य के विरुद्ध? क्योंकि राज्य ही तो शोषण कर सकता है। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि राज्य क्या है। तो देखो इसमें मैंने लिखा है विद्यार्थी मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि राज्य क्या होता है। इसे मैं स्पष्ट कर देता हूं कि राज्य में निम्नलिखित, देखो भारत की जो संसद है, ठीक है, भारत की संसद किस क्या है, राज्य के अंतर्गत आएगी। केंद्र सरकार राज्य के अंतर आएगी। राज्यों के राज्य विधानमंडल किस में आएंगे, राज्य के अंतर्गत। राज्यों की सरकारें किस में आएगी, राज्य के अंतर्गत। स्थानीय निकाय किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत। नगर पालिकाएं जैसे पंचायत आदि, और वह सभी संस्थाएं जो राज्य के लिए कार्य करती है, इनको भी राज्य में शामिल किया जाता है। अर्थात अब पढ़ो कि राज्य शोषण नहीं कर सकता, तो कौन शोषण, भारत की संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त हो जाए, ऐसा कानून नहीं बना सकती। केंद्र सरकार भी नहीं बना सकती, राज्य सरकारें भी नहीं बना सकती। नई स्थानीय सरकार जो पंचायती राज और नगर निगम वाला कॉन्सेप्ट वो है, वो भी नहीं कर सकते। यानी राज्य मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य के विरुद्ध ही मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। तो ये आप याद कर लेना। वैसे आपकी बुक में है नहीं, लेकिन आगे के लिए आपको याद करना जरूरी है कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। फिर आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 में के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां समाप्त होगी। यानी कि देखो, अगर इसका मतलब है अगर मूल अधिकारों से असंगत यानी विपरीत अगर कोई कानून बन गया, विधि बन गई, तो या उनका अल्पीकरण, उनको छोटा कर रही है, मौलिक अधिकारों का कम कर रही है, तो वह विधियां ही समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 ये कहता है। फिर इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि अब एक जो अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार जो अपने 6 हैं, उनके एक एक को अच्छे से डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छे से। समानता का अधिकार, बात किस करें अपन, समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है, याद रख लेना, ठीक है। अब समानता का अधिकार का जो फर्स्ट, अब देखो एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण, अर्थात कानूनी समानता। देखिए इसको समझिए, कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं रहेगा, सभी व्यक्तियों को समानता दी जाएगी। किसके सामने, कानून के सामने। फिर है कानून का समान संरक्षण, तथा कानून सभी की समान रूप से रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा है तो उसकी जो उसका संरक्षण है वो अलग तरीके से किया जाएगा, और एक गरीब आदमी का, एक निम्न वर्ग के आदमी का बेटा है तो उसके लिए उसका कानून अलग तरीके से संरक्षण करेगा। यानी कि कानून के सामने सबको समानता दी गई है और कानून का सबको समान संरक्षण दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 14, और इसको शॉर्टली बोल देते हैं कानूनी समानता। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, कानूनी समानता। फिर अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में देखो ये आधार याद कर लेना। अनुच्छेद 15 है धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत, यानी सामाजिक समानता। अब इनमें अलग अलग है, जैसे अनुच्छेद 15(1), 15(2), अब उसमें ये भी है कि किसी के इसी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो उसके उपभाग हैं उनमें आता है कि धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे जो सामाजिक सार्वजनिक जो जलाशय हैं जैसे कुएं, तालाब, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान है ना, उन पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत है। ये कौन सा है, सामाजिक समानता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि जो सार्वजनिक नौकरियां हैं उनमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे, अवसर की समानता रहेगी, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 17, ये आया हुआ अभी आपके पेपर में कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या
वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। देखो, छुआछूत या अस्पृश्यता शब्द को अपने संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 17 सिर्फ ये कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, छुआछूत निषेध है। अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसमें है? 18 में। लेकिन किन दो क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती है? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, सेना में। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता हो तो जैसे शास्त्री की उपाधि मिलती है, कईयों को गुरुवर की उपाधि दे देते हैं, तो ऐसी जो उपाधियां हैं वो दी जा सकती है ना। फिर है कि सेना के क्षेत्र में, जैसे सेना में कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट, एडमिरल आदि जो ये उपाधियां हैं ये दी जा सकती है। यानी दो क्षेत्रों में, शिक्षा में और सेना में, ये दो क्षेत्रों में तो उपाधियां दी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत करता है। अब कई लोग यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार पूछते हैं बच्चे 12th वाले कि सर फिर भारत रत्न भी तो एक उपाधि है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री भी उपाधि है। तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण आदि उपाधियाँ नहीं है, पुरस्कार हैं। क्या है? पुरस्कार हैं, है ना, जो किसी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं, है ना। तो वो पुरस्कार हैं, लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। जबकि उपाधियां अलग है, जो शिक्षा और सेना में ही दी जा सकती है और उपाधियां नहीं दी जा सकती। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। और अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल वाला कौन सा पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो मैंने आपको आज बताया इसमें कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, तो ये परिभाषित किया। फिर उसके बाद में पढ़ने जाना कि इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है, किस भाग में, कौन से अनुच्छेद में है ना। और फिर कि 6 कौन से हैं? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा, संवैधानिक उपचार, संपत्ति का जो अधिकार अनुच्छेद 31 में था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। फिर इसके बाद में देखो अपन, तो इसके बाद में था अपने एक अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है? 13 अनुच्छेद 13 में क्या है? फिर अपन ने समानता का फर्स्ट जो अधिकार है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 एक एक को डिटेल कर लिया है। अगर आपको इससे जो अपन ने आज ये पढ़ा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम उसका, आपको जो भी समस्या रहेगी उसको सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे उस समस्या का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके। ठीक है। तो हाँ दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, ओके, बाय।